हम देखने वाले हैं वो आपका ज्योग्राफी सेक्शन का होगा। और क्लास कौन सी है आपकी, तो आपकी 7 क्लास की है। और चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, जल को देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग चैप्टर को देखते हैं कि इनसाइड द चैप्टर क्या क्या चीज़ें को बताया गया है। और आप इससे अगर आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो क्या होता है कि आपको इंटरनल जो आपको जितने भी जो प्रॉब्लम होते हैं कोई चीज़ों को समझने में, तो इससे आप क्या है कि आप जो है वो अंडरस्टैंड हो सकते हैं कोई भी बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक है, तो स्पेशली जो है ये हम लोग जन को चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे एक और मेरे को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा जो है मोटिवेशन जो होगा बढ़ेगा और मैं और से अच्छे अच्छे वीडियो को लाने के लिए आगे रहूँगी। ठीक है, तो इससे हमारे मतलब आपका बस एक ही इनिशिएटिव है जो प्लीज़ आप मेरे ये बात मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तो जल के बारे में हम लोग आज चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। ठीक है, आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम और अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हम यही इन्हीं सब चीज़ों को तो देखते ही हैं अपने आसपास। ठीक है, बच्चे जो है वो वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर एक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है और वह जल कहाँ चला जाता है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, यह ठंडा होने पे क्या होता है, जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि और ये जो सूर्य के ताप से क्या होता है, जल वाष्पित हो जाते हैं और बाद में जो है वो आपका संघनित होकर बादल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से यह वर्षाहीन और जो सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वर्षा के रूप में, बर्फ़ के रूप में और वृष्टि के रूप में जो है वो धरती या समुद्र के नीचे के ऊपर गिरता भी है। देखते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप का बदलता रहता है और महासागरों, जल मंडल, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि महासागरों और वायुमंडल और धरती के चक्कर लगाता रहता है। तो ये क्या है, एक तरह का जल का चक्कर होने लगा। जैसे देखिए मैं आपको बताने का कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे वाटरी बॉडीज़ है। ठीक है, तो वाटर का बॉडी है तो मतलब पानी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गर्म होकर के सूर्य की रोशनी पड़ी, गर्म हुआ और ये भाप बन के क्या उड़ गया। ठीक है, और उड़ने के बाद क्या हुआ कि ये बादल बने। ठीक है, और अब जब बादल जो होता है भारी हो जाता है तो बाद में क्या होता है कि ये जो है आपका पेड़ पौधे के द्वारा जो है बारिश को अट्रैक्ट किया जाता है और यही बूंदे जो है वो धरती पे हमारे बारिश के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा जो है वो बादल का शेप है। चलिए आगे देखते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जल का चक्र कहते हैं। और फिर इसी तरह से वाटर बॉडी फिर गर्म होगा, फिर बादल बनेगा और फिर धरती पे आएगा। ठीक है, तो ये चक्र जो है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमारा क्या बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है, जो जल शताब्दी पूर्व जो है वो उपस्थित था और वहीं आज भी मौजूद है। ठीक है, थलशाला जो है वो हमारे जो हमारे जल शताब्दी के पूर्व भी था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए करते, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यानी जो लवण सॉल्टी नहीं होते हैं, यानी जिसमें नमकीन पानी नहीं होता, तो क्या होता है अलवण जल कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो आपका नदी हो गया, ताल हो गया, सोते और हिमनद से मिलता है। ठीक है, सॉल्टी वाटर जो होता है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको प्योरीफाई करके या फिर इसको और रूपों में हम लोग पी सकते हैं, लेकिन आप सॉल्टी वाटर को नहीं पी सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि महासागर एवं समुद्रों का जल जो होता है लवणीय होता है। ठीक है, तो समुद्रों का जल और महासागरों का जल जो है वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला जो है वो क्या होता है, नमक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये नमक हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं ये क्या है। यहाँ देखिए थलशाला है, तो थलशाला क्या है, तो ये छोटे
घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, यानी ठीक है, ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता को थलशाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि थलशाला को देखिए क्या है, तो एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे, उसके ऊपर जो ह्यूमस की एक पतली परत लगाए, पहले सबसे बड़े पौधे लगाए और उसके बाद क्या करें, चारों ओर जो है छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। ठीक है, व्यवस्थित करें और उसमें जो है जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दे। ठीक है, पत्तियां और मिट्टियों के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर के जल की बूंदे के रूप में नीचे गिरता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ जो है हम लोग इसको जो है अगले हम लोग वीडियो में देख लेंगे, ये स्पेशली मैप का होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मैं इस वीडियो के बाद तुरंत आपको बना करके डाल दूँगी, तो आप विस्तार से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लवणता को देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितने भी बॉक्स होते हैं ना एनसीईआरटी के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट समझिएगा ये। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि लवणता जो आपका 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। ठीक है, और महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में 35 भाग जो होती है वो औसत लवणता महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए जल का वितरण की बात की जा रही है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जल का वितरण जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ठीक है, यानी जब हम जानते हैं कि हम मतलब अनेक देशों में जो है वो थल की अपेक्षा जल ही ज़्यादा है, यानी जल का मात्रा ज़्यादा है, लेकिन इतना कमी क्यों होता है। हमेशा बोला जाता है कि पानी का किल्लत है, इस तरह से हम सुनते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कितना है। तो महासागर है, तो महासागर कितना है, तो ये आपका 97.3% है। बर्फ छत्र कितना है, तो 0.2%। भूमिगत जल कितना है, तो 0.0068 जो है भूमिगत जल होता है, यानी हमारी जो ग्राउंड वाटर होती है, जो हमको धरती के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, झीलों का लवण जल जो है वो कितना है, तो देखिए कितना कम है, 0.009 जो है वो आपको प्रतिशत में दर्शाया गया है। ठीक है, और आपका जो है आपका झीलों लवण जल और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कितनी हैं, तो ये भी आपके लगभग जो है आपको 0.009% है। वायुमंडलीय जो आप देखते हैं जल, तो आपके कितने हैं, तो 0.0019 है। और नदियाँ कितनी हैं, तो 0.001 जो है वो टोटल कितने हो गए, ये नदियों का पानी है, मतलब कितना कम है। ठीक है, लेकिन ये सब मिलाकर के कितने हो गए, 100% होगा। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, एक्टिविटी को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं, तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। कौन से, तो आपका इजराइल के मृत सागर में। ठीक है, उसके अलावा तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। और ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि तैराक जो है प्लवक तैरने लगते हैं उसके ऊपर। और ठीक है, क्योंकि नमक की अधिकता जो है इसे सघन बनाती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो क्रियाकलाप है। तो देखिए क्या है कि 2 लीटर जल लेने के लिए बोला जा रहा है, और यह जो है कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। ठीक है, ये समझ लिए कि मान लीजिए कि जो पृथ्वी की सतह पर जो जल है, आप 2 लीटर को मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, और बर्तन में 12 चम्मच जल माप कर उसे कटोरे में रखें, और 12 चम्मच जो है वो माप लीजिए और आप क्या कीजिए कि कटोरे में रख दीजिए। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, यानी जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो 2 लीटर लिया। ठीक है, और क्या करना है कि आपको बताना है कि आपने क्या किया कि 12 चम्मच क्या किया कि कटोरे में भर दिया। उसके बाद जो है जो बच गया, तो ये क्या है, तो ये लवणीय जल को दर्शा रहा है। ठीक है, बचा हुआ जो है वो आपका लवणीय जल हो गया।
जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है, जो महासागरों में देखते हैं और समुद्र में जो है, सोचिए 12 चम्मच ही हमारे पास जो है वो, मतलब समझ लीजिए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कम मात्रा में जल जो है वो हमारे डेली लाइफ के लिए है, ठीक है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है कि यह लवणीय जल नमक युक्त होता है, जो मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल जो है वो पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल को मात्रा को दर्शाता है। यानी 12 चम्मच जो है वो पृथ्वी पे जो मौजूद पानी है, जल है, उसको दर्शा रहा है, जो सॉल्टी नहीं है, जो प्योर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है और आप स्वयं भी इस जल को उपयोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है वो ये 9 चम्मच जो है बर्फ़ छत्रक का है, 2 चम्मच जो है वो आपका मान लीजिए कि भौम जल यानी ग्राउंड वाटर है। उसी तरह से अलवण जल कितने हैं जो आपके पीने योग्य है, तो हाफ आधा चम्मच के बराबर है, और 1 बूंद जो है वो नदियों में है, ठीक है। तो देखिए बहुत कम मात्रा जो है वो अलवण जल का हमारे पास मतलब हम तो यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट क्या है कि हमारे पास पानी की मात्रा उतनी नहीं है जितना ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये हम लोग देख सकते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है तो क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट है। वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली रीजन के बारे में है। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, और ये क्या है, गंगा अमॉन्ग 10 डाइंग रिवर्स जो है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं पानी का किस तरह से आपका वितरण किया जाता है। उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग हर अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से पानी का भी एक जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसको विश्व जल दिवस बोला जाता है। और कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, और एक के रूप में मनाया जाता है। और जब जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को प्रवलित किया जाता है, इसके द्वारा क्या है कि हम लोग जो है एक तरह से ये हम लोग इम्पॉर्टेंस मैसेज देते हैं टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, हमारे जिस देश में हम भारत में रहते हैं या अदर कंट्री में, कि आप प्लीज़ जो है पानी को बचा के रखिए, क्योंकि पानी ही हमारा जीवन है, ठीक है। तो 22 मार्च को इसके अवेयरनेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे जिसको विश्व जल दिवस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, 22 मार्च को इम्पॉर्टेंट होगा बच्चा लोग, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट बहुत सारे बहुत क्यूट भी हैं, वो हमें हमेशा मैसेज करते हैं, और आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही बेस्ट आपको नॉलेज जो भी है वो मैं आपको देती जाऊंगी, ठीक है। महासागरीय परिसंचरण की बात की जा रही है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, ठीक है। समुद्री तट पर जब नंगे पैर चलते हैं तो क्या होता है कि हमें अच्छा फील होता है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री वृक्ष, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है, ठीक है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिवान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है, ठीक है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे आपका क्या है कि तरंगे हो गए, ज्वार भाटा हो गई और धाराएँ हो गए, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर है, यहाँ देख लिया आपने। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि क्या आप जानते हैं, बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। जितनी ही तरंगे पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है, यानी जितनी तेज़ अगर पवन बहेगी तो जो तरंग होगा वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तरंगों को देख लेते हैं कि क्या होती है तरंगे। देखिए, समुद्र तट पर जो होते हैं, गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरता है तो क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉल है और ये अगर समुद्र तट पर गिर जाएगा तो क्या होगा, तो यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। और वैसे कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि ये हमारे तटीय क्षेत्रों पे लौट आता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
जब महासागरीय तट जो है वो आपका बोला जा रहा है कि जब महासागरीय तट पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे क्या कहते हैं कि आपका तरंग कहते हैं। यानी क्या होता है, वाटर जो आता है लैंड पे फिर बाहर ऐसे जो आप देखते हैं ये क्या होता है, तरंग होता है। और जितना भी हवा जैसे ऊपर रहेगी तो आपके ज़्यादा तरंग ऊंचा उठेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सुनामी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, सुनामी क्या है, तो जापानी लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे होता है। ठीक है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी ठीक है, यानी पोत पे जो आश्रय लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जगह ही खराब हो जाती है या बेकार हो जाती है, क्योंकि सुनामी जो होती है काफ़ी समुद्र में भयावह आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तूफान को। तूफान जो होता है ये तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न करता है। तूफान क्या होता है, तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न करता है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकती है और भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार एवं जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। बिल्कुल, इसके परिणाम स्वरूप जो है 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। जो हम 15 मीटर की ऊंचाई तक जो देखते हैं विशाल ज्वारीय तरंगे को देख सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। जब तक अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ठीक है, ये तरंगे जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। ये क्या है, तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। तो 2004 में सुनामी जो आया था उसके तटीय क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ था। सुनामी के बाद आपका क्या होता है कि अंडमान होने के बाद द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, यानी अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट था 2004 के बाद क्या हुआ कि वो डूब गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सुनामी पृथ्वी पर का तांडव। ठीक है, चलिए देखते हैं, मतलब ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है हमारे पृथ्वी पे जब आता है। ठीक है, क्योंकि सुनामी जो होता है समुद्र में आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में जो भी बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका 26 दिसंबर 2004 को क्या होता है कि हिंद महासागर में जो है, अब आप बोलिएगा हिंद महासागर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपका भारत का मैप बनाती हूँ, तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी, उसके अलावा जो है आपका अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, और नीचे जब देखेंगे एकदम साउथ में तो ये क्या हो गई, हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। और यही ठीक है, यही एक जो है कंट्री के नाम पे सागर का नाम जो है हिंद महासागर पड़ा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो साउथ में हिंद महासागर और सुनामी तरंगों और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप के परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। ठीक है, और इसका जो अधिकेंद्र था सुमात्रा का जो पश्चिमी सीमा था वहाँ था। ठीक है, ये अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आपका इस भूकंप का तीव्रता रिएक्टर पैमाना कितना था, तो 9.0 मापा गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय प्लेट जो है बर्मा प्लेटों के नीचे धंस गई। और भारतीय जो प्लेटें थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे पृथ्वी जो है वो प्लेटों में डिवाइड है, तो भारतीय प्लेट क्या वो बर्मा प्लेटों के नीचे धंस गई और समुद्र में के तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, यानी काफ़ी स्पीड होने लगा समुद्र के अंदर, और इस कारण ये भूकंप आया। और महासागरीय तल जो था लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, और जो महासागरीय तल जो था वो 10 से 20 मीटर तक क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, विस्थापित हो गया, और क्या हुआ कि आपका नीचे की दिशा में झुक गया, और इस तरह से ये नीचे की दिशा में भी झुक गया। उसके बाद क्या होता है कि इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल की भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। और क्या हुआ कि ये विस्थापन के कारण क्या हुआ कि निर्मित अंतराल जो गैप हुआ, तो ये क्या हुआ कि महासागरीय जल क्या हुआ कि उसी ओर बहने लगा। उसके बाद क्या होता है कि आपका देखिए कि फलस्वरूप क्या होता है कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी, यानी हमारा क्या है दक्षिण, ये देखिए आपका ये वाला पूरब वाला ये वाला भाग हो गया पूर्वी, जो है एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, और एशिया के समुद्री तटों से क्या हुआ, जल हटने लगा, और आपका भारतीय प्लेटों के बर्मा प्लेटों के नीचे चले जाने से भारतीय प्लेट कहाँ चली गई, तो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, और जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा, और जल क्या हुआ कि आपका वापस समुद्र तट की ओर लौट गया।
ठीक है। और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, ठीक है। ये सुनामी 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती। और इसके परिणाम स्वरूप जो है हिंद महासागर के कुछ द्वीप क्या हुए कि डूब गए। भारतीय सीमा का धुरी दक्षिणी बिंदु, भारतीय सीमा का धुरी क्या है तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है में स्थित पूरी तरह से डूब गया, ठीक है। और ये बिल्कुल भी पूरी तरह से डूब गया। और यह क्या होता है कि जब सुमात्रा से भूकंप के अधिकेंद्र यानी सुमात्रा में क्या था, भूकंप का अधिकेंद्र से जो है तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों का लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से लेकर के 900 किलोमीटर प्रति घंटे की आपका 700 से लेकर 900 किलोमीटर जो है प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई, ठीक है। ये जो गति थी जल की गहराई की, ठीक है। आपका अगला क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका समुद्र तट से सुनामी की तरंगे जो है 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश जो थे, उसके अलावा तमिलनाडु हो गए, केरल हो गए, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार समूह जो थे सर्वाधिक प्रभावित हुए, ठीक है। ये सब जो एरिया काफ़ी प्रभावित हुआ। आगे देखते हैं अगला क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, ठीक है। ये बोला जाता है कि भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, लेकिन अभी हो गया थोड़ा बहुत नॉलेज तो साइंटिस्ट लोग दे ही देते हैं हमें, ठीक है। फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं, यानी जब बड़ी सुनामी आती है तो 3 घंटे पहले पता चल रहा है, क्योंकि समुद्र में जो है हलचल होता है, जानवरों की भी एक्टिविटी बदलने लगती है, ठीक है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली है क्रियाशील है, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है वहाँ पे आपको देखने के लिए इस तरह से चेतावनी मिल जाती है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है, ठीक है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, तो अच्छी बात है कि सुनामी जो है उतनी हिंद महासागर में नहीं देखने को मिलती, लेकिन प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हिंद महासागर में भूकंपीय क्रिया कम होने के कारण ऐसा होता है। चलिए यहाँ एक पिक्चर देख लीजिएगा। ये क्या है, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश जो है, तमिलनाडु का तट को आप देख सकते हैं कितनी भयावह जो तरंगे हैं आपकी पानी की उड़ रही है, और ये पूरा जलमग्न एरिया जो है देख रहे हैं घर किस तरह से पेड़ का स्थिति क्या हो रहा है। तो ये तमिलनाडु का सीन है। चलिए देख लेते हैं इनसाइड द चैप्टर क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी, ठीक है। हिंद महासागर से निरीक्षण आरंभिक चेतावनी को प्रणाली और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई, ठीक है। सुनामी आने पर प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। क्या होता है कि संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र में क्या होगा कि जल की कमी हो जाएगा और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगेंगे, ठीक है। पहले कम और फिर ज़्यादा, ठीक है। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर जाकर के उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, और क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप जब सुनामी का विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े जो दर्शक थे उनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि हवा से आप बच नहीं सकते ना, वो तो भयावह होती है, ठीक है। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है तो देख लेते हैं। दिन में 2 बार नियम से जो है वो महासागरीय तरंगा का उठना और गिरना जो है ज्वार भाटा होता है, यानी दिन में 2 बार तो आएगा जाएगा, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, यानी कहने का मतलब कि ऊंचाई पे काफ़ी हाई गया और क्या होता है कि तट जो है वो उसको भी डुबा दिया, ठीक है, उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। पीछे जाना भाटा, ऊपर उठना ज्वार, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लघु ज्वार भाटा जो है सूर्य है ये
आपका पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो लघु ज्वार भाटा आ जाता है। उसके अलावा जो है अब जब मान लीजिए कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा, लघु ज्वार भाटा। उसके अलावा सूर्य और आपके पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी तो बृहद ज्वार भाटा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके अलावा जो है आपका ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पैटर्न बना हुआ लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं डिटेल से, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा के जब शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल जब होता है तो पृथ्वी पर क्या होता है कि ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है। क्या होता है कि जल जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अविकर्षित होता है, जिसके कारण क्या होता है, उच्च ज्वार होता है। ठीक है, और इसके कारण जो है उच्च ज्वार होता है। देख लेते हैं पूर्णिमा और अमावस्या जो होता है, दिनों में सूर्य चंद्रमा और आपका जो पृथ्वी तीनों एक सीधा में होते हैं। कब, तो पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम में यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है क्या कि इस समय क्या होता है कि सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। याद रखिएगा, इन टाइम में सबसे ज़्यादा ज्वार उठते हैं जब एक सीध में होता है, तो इस ज्वार को जो है बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो आपका सूर्य और चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपका विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ऐसे ज्वार को क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं, और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि उच्च ज्वार जो होता है नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये क्या है कि जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मददगार होता है और उच्च ज्वार के कारण क्या होता है कि अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है पानी का, तो ये मछली बाहर आ गई और मछुआरों को ज़्यादा जाना नहीं पड़ा इनसाइड द वाटर। ठीक है, समुद्र में। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के क्या होते हैं कि मछलियां जो है वो पकड़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं मिलता है तो काफ़ी अंदर तक उनको जाना पड़ता है और समुद्र में जाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे, कुछ स्थानों में जो आप देख सकते हैं हाइड्रो पावर जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं महासागरीय धाराएं देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला जाए, तो महासागरीय धाराएं जो है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या है, तो निश्चित दिशा में जो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं। ठीक है, महासागरीय जल धाराएं क्या हो सकती है, तो गर्म भी हो सकती है, ठंडी होती है। गर्म जो महासागरीय जल धाराएं होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो देखिए ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये बीचों बीच जो होती है वो 0 डिग्री हम लोग बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं, और यहीं पे जो होता है ना सबसे गर्म एरिया बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे होती है और ये एक ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो आपका जो गर्म जो धारा होता है तो क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, हमारा तो अर्थ बहुत गड़बड़ है ये फिर भी। तो क्या होता है कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है, ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो ये ध्रुवों से, ये तो आप जान रहे कि ध्रुव ऊपर है और नीचे है। ठीक है, तो पोल होगा, तो अगर नीचे गया तो ये भी गर्म होगा क्योंकि गर्मी हवा ले जा रही है ना, और जब आपका ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या ये भी गर्म होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका ध्रुव से कहाँ जा रहा है, तो आपका भूमध्य रेखा से आपका जो है ध्रुवों की ओर जो चलती हैं वो क्या होती है, धाराएं आपका ध्रुवों के निकट से लेकर के भूमध्य रेखा से लेकर के ध्रुवों की ओर जो चलती है वो क्या होती है, गर्म महासागरीय धाराएं होती है। और ठंडी धाराएं देख लीजिए क्या होता है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ध्रुव से क्या होगा तो भूमध्य सागर तक आएगा। तो ठंडी धाराएं जो होती है वो ध्रुवों और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। यानी कहने का मतलब कि ये हमारी धरती है, ये हमारी अर्थ है, और जब हमारी
आपके पोल से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आती है तो ये हमारी क्या होती है, क्योंकि यहाँ जानते हैं ठंडी होती है, हम नीचे भी ठंडी होती है, तो जब ध्रुवों से लेकर के हमारे जो आपका जो क्या होता है भूमध्य रेखा के, यानी जिसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं साफ बनाती हूँ उष्णकटिबंधीय, क्योंकि सूर्य की रोशनी हमेशा पड़ते रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोल हो गया, ध्रुव जिसको बोलते हैं, जो हमारा ध्रुव से जो है हमारा जो आपका भूमध्य रेखा के पास आएगी, या फिर उत्तरी वाली हो या फिर दक्षिणी वाली हो, तो ये क्या होगी, ठंडी रेखा होगी। चाहे आप ऊपर से नीचे आ जाओ या नीचे से ऊपर आ जाओ, तो ये आपका जो पोल से आपका जो भूमध्य रेखा के पास जाएगी, तो ये क्या होगी, ठंडी जलधाराएं होगी, ठीक है। तो शीत वाली जो बोलते हैं। उसी के अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है वो लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं वो क्या होती हैं, तो शीत जल धाराएं हैं, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, तो गल्फ यानी गर्म, याद रख लीजिएगा, ठीक है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है, और ये जो महासागरीय धाराएं जो होती है किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है, गर्म हवा धारा है तो गर्म सतह भी हो जाएगा, जिस कारण से जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलाएँ मिलती हैं, जलधाराएँ जहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे सर्वोत्तम जो है वो क्या होता है, मछली उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जो आपका क्या होता है कि पानी ठंडा वाला और गर्म वाला जहाँ पे मिला, तो ये ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये फिशरी यानी मत्स्य के लिए बहुत आपका यहाँ पे मछली ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या है कि जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका यानी जापान जो है, जापान देखिए इंडिया का जो मैप है तो ये वाला जो होता है जापान वाला एरिया को कवर करता है, और उत्तरी अमेरिका कहाँ, तो ये आप जो इस तरह का देखते हैं, और ये जो हमारा ये वाला तो उत्तरी अमेरिका जो ये वाला आप देखिएगा, तो ये क्या उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो ये क्या होता है कि पूर्वी तट यानी ये वाला जो तट होता है इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है, जहाँ पे आपको मत्स्य ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, मछली जो होती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ, यहाँ पे आप यहीं पे देखेंगे, या रुकिए मैं इसका दूसरा वीडियो आपको बना के दूँगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ जो गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कूरे और मौसम बनता है, ठीक है। जहाँ पे ठंडी और गर्म जहाँ पे मिलती है कूरे वाला मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि धुंधला हो जाएगा तो हमको रास्ता दिखाई नहीं देगा, और जो है हमारी जहाज़ें जो हैं वो नहीं चल पाएगी, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ये दूसरे वीडियो में अभी मैं थोड़ी देर में डाल देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर।